भले लोकसभा चुनाव में अभी लगभग 2 साल का वक्त बचा हो, लेकिन दिल्ली में इन दिनों तमाम सियासी दल अभी से ही इसकी रणनीति बनाने में मशगूल दिखाई देने लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस ने राहुल गांधी को समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाकर लोकसभा चुनाव की कमान उनके हवाले कर दी है, तो इसके अगले ही दिन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा उम्मीदवारों की पहली खेप का ऐलान करके चुनावों की अपनी तैयारियों का लेखा जोखा दे दिया। तो क्या यूपीए सरकार की सहयोगी पार्टी को देश में मध्यावधि चुनाव की दस्तक एक बार फिर सुनाई पड़ी है? ये 55 उम्मीदवारों की पहली सूची है जो समाजवादी पार्टी ने घोषित की है। इसमें कई पूर्व एमपी हैं, कई सिटिंग एमपी हैं, कुछ एमएलए भी हैं, 2 मंत्री हैं और स्पीकर साहब हैं। समाजवादी पार्टी की पहली सूची में 55 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। लिस्ट में प्रमुख रूप से शामिल प्रत्याशियों में मैनपुरी से पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, कन्नौज से उनकी सांसद बहू डिंपल यादव, लखनऊ से अशोक वाजपेयी और बदायूं से मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव शामिल हैं। जबकि राम गोपाल के बेटे अक्षय यादव को पहली बार फिरोजाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि अभी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली और उनके बेटे राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव ऐसा करके सरकार पर दबाव बनाने की जुगत में हैं। चाहे समय पे चुनाव हो, चाहे समय से पहले चुनाव, समय से पहले उम्मीदवार को जब घोषित कर देते हैं तो जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर उम्मीदवार होते हैं वे भी हर जगह आराम से पहुंच जाते हैं। और अगर आखिरी वक्त पर डिक्लेयर करते हैं तो 15 दिन में तमाम उम्मीदवारों की हैसियत नहीं है कि 200 गाड़ियां लेके जाएं और एकदम हर जगह पहुंच जाएं। मुलायम सिंह यादव गाहे बेगाहे कई मौकों पर सार्वजनिक तौर पर कई बार कह चुके हैं कि देश में आम चुनाव 2014 से पहले होंगे। दिल्ली की गद्दी पर नजर जमाई उनकी पार्टी ने इस दिशा में बाकी सबको पीछे छोड़ते हुए जोर शोर से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां इसका जवाब किस अंदाज में देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो आखिर क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी ने पहले इतना वक्त से इतना पहले अपने 55 उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी, जिसमें मुलायम सिंह भी हों, जिसमें उनकी बहू भी हों, उनके भतीजे भी हों, तमाम लोग हों। ये वंशवाद का दूसरा विकल्प हो सकता है उनके पास, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर क्यों इतने पहले ये नामों की घोषणा की गई। हालांकि जो राम गोपाल यादव जी जो तर्क दे रहे हैं उस तर्क में भी दम है कि अगर इतना पहले अगर उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई तो प्रत्येक उम्मीदवार को पर्याप्त समय मिलेगा कि वो अपने चुनाव क्षेत्र में घर घर जा पाए और अपनी दावेदारी पक्की कर सके वहां से लौटने के लिए। लेकिन हम अपने डिस्टिंग्विश्ड पैनल से इस पर विचार जानना चाहेंगे। हम सबसे पहले चलते हैं अली अनवर साहब के पास, जो जदयू के सांसद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली अनवर साहब, आप क्या सोचते हैं इतनी पहले क्यों मुलायम सिंह यादव ने ये घोषित किया? देखिए, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई लुका छिपी बात नहीं है, खुलेआम तैयारी कर रहे हैं। हमको तो इसका संकेत लग रहा है कि मुलायम सिंह जी बीच में कांग्रेस का साथ छोड़ करके अलग हटेंगे। हमको तो ये संकेत इसका यही लग रहा है। अली अनवर साहब, अब मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी हाँ, मिल रही जी। तो क्या इससे ये संकेत जा रहा है कि मध्यावधि चुनाव हो जाएगा? हाँ, हमको तो लग रहा है जी। देखिए, यहाँ तो क्षण क्षण स्थितियां बदलती भी रहती हैं। जी जी।
पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है। अब ये वोटिंग की एफडीआई के सवाल पर और कई पार्टियां जो उनके साथ भी हैं वो एफडीआई के खिलाफ भी हैं जी, बोलती हैं। अब मान लीजिए कि वोटिंग की नौबत आती है तो वो क्या करते हैं, सरकार गिर भी सकती है, अल्पमत की सरकार है। अगर वो मुलायम सिंह जी पर, मायावती जी पर वो टिकी हुई है सरकार, उनमें से कोई एक छोड़ के भागा तो सरकार धराशायी हो जाएगी जी। तो अब उनके दिल में क्या बात है, अब तो देखना है। जी ठीक है अली अनवर साहब, आपकी बात हम समझ गए। हम चलते हैं अब शकील अंसारी साहब के पास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं मुलायम सिंह यादव द्वारा 55 उम्मीदवारों को घोषित किया जाना। शकील अंसारी साहब। में बहुत दम भी है, इसलिए कि ये कोलेशन एरा चल रहा है। कोई एक पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है नहीं, चंद पार्टियों को मिला के सरकार है। यूपीए का एक गठबंधन है, एक दूसरा गठबंधन एनडीए का है, और कुछ गठबंधन, दोनों गठबंधन से अलग भी पार्टियां हैं जी। तो अभी की जो स्थिति है, ये बात फैक्ट है कि यूपीए गठबंधन की कुछ पार्टियां अलग हो गई हैं एफडीआई के इशू पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि ये एफडीआई का मुद्दा देश हित का मुद्दा है और इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में पार्लियामेंट का सेशन जब हो रहा है, निश्चित रूप से ये बात सिद्ध करते उसको उस मुलायम सिंह का ये इंडिकेशन हो सकता है कि वो दिखाना चाहते हो कि वो मिड टर्म पोल के लिए तैयार हैं। तो अगर भी किसी भी चुनाव के लिए अभी दिखाने की जहां तक ताल्लुक है, तो कांग्रेस पार्टी भी दिखा रही है कि हम भी तैयार हैं, पूरी तैयारी के साथ हैं। हाँ, कोई पीछे नहीं है। राहुल गांधी का नाम हाँ, घोषित कर दिया और उन्होंने भी अपने सब कर रहे हैं, अब मुलायम सिंह भी दिखा रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि 14 से पूर्व कोई भी चुनाव की संभावनाएं नहीं है। और अगर उम्मीदवार, जैसा कि अभी कहा है कि अगर हम उस तरह के उम्मीदवारों को दे रहे हैं जो गांव-गांव तक जाएं, लोगों से संपर्क कायम करें, तो इसमें भी दम है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही है। और हम समझते हैं कि ये भावनाएं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी पनप रही हैं कि कैंडिडेट को पहले घोषित की जानी चाहिए। इसी तरह से और भी दल हैं जिनके पास से पहले, सबसे पहले ये घोषणा करने वाली पार्टी होती थी मायावती जी की पार्टी, वो ही सबसे पहले कैंडिडेट का घोषणा अक्सर करती रहती थी, लेकिन वो भी उसी तरह से तैयारी में। तो इसलिए ये जो 14 का चुनाव है बहुत महत्व इसलिए रखता है कि एक तरफ यूपीए गठबंधन का 10 साल पूरा होने वाला है इससे माध्यम से, दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस एक नई तरह की टेक्नोलॉजी लेके मुकाबला करने को तैयारी में है। थर्ड फ्रंट अलग है, रीजनलिज्म अलग बढ़ा है, अलग अलग रीजन सरकारें हैं। तो इस हिसाब से लगता है कि ये चुनाव बहुत ही महत्व रखता है। और ये बात भी स्पष्ट है कि किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बल्कि गठबंधन ही की सरकार बननी है। तो नए गठबंधन के माहौल भी क्रिएट होने हैं, इसलिए सारी पार्टियां पहले से अपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। जी जी। संपत पात्र जी, आप कैसे इसको देखते हैं? हालांकि इस बात में बहुत दम है कि प्रत्येक उम्मीदवार को इतना वक्त मिलना चाहिए कि वो अपने चुनाव क्षेत्र के एक एक गांव में एक एक घर पर पहुंच जाए। उस लिहाज से इतनी जल्दी, इतना पहले ये उम्मीदवारों की सूचना देना, ये कोई गलत बात तो नहीं है? देखिए उदय जी, एक कानून है कि जब जहाज डूब रहा होता है तो सारे यात्री जो हैं वो लाइफ जैकेट पहन लेते हैं जी। तो स्वाभाविक रूप से यूपीए का जो सरकारी जहाज है वो डूब रहा है और एक एक करके इस बार मुलायम जी ने लाइफ जैकेट पहन लिया है। सारी पार्टियां एक एक करके अब लाइफ जैकेट पहन लेंगी, इसीलिए 55 सीटों की घोषणा की है। जहां तक आपने कहा कि ये 200 गाड़ियां नहीं, मैं रामगोपाल जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 200 गाड़ियां लेके जो लोग कोने कोने तक नहीं जा सकते हैं 15 दिनों तक, उन्हीं की फहरिस्त जारी की गई है। मगर मैं ये भी देख रहा हूं कि पूरा का पूरा यादव कुनबा उसमें है, खुद मुलायम सिंह जी का भी नाम है। वो तो 15 दिन में क्यों, वो तो 5 घंटों में ही 5000 गाड़ियों के साथ हर कोने में पहुंच सकते हैं। फिर उनका, उनकी बहू, उनके बेटे, सबका नाम उसमें आने का अर्थ यह है कि ये इतना सीधा सीधा सवाल नहीं है। मुलायम सिंह यादव यथाशीघ्र ही डिनर करते हुए ही
जो छुरी कांटा है वो भोंकने वाले हैं सरकार के पीठ पे और सरकार गिरने वाली है। डिनर भी करेंगे और जहर भी खिलाएंगे। अब देखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने जो बात कही बहुत ही पते की बात कही। हम अंतिम कमेंट लेते हैं मनोहर मनोज जी से। मनोहर मनोज जी, आप इसे कैसे देखते हैं? इतने पहले 55 उम्मीदवारों की घोषणा कर देना, ये ठीक है या ये किसी और संकेत करता है? मनोहर मनोज जी। यादव जो है वो काफी लवरेज है और वो थर्ड फ्रंट के रूप में वह भी एक सपना देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि एनडीए जो है वो कई सारे इंटरनल बिकरिंग्स की वजह से हो सकता है वो तीसरे मोर्चे का भी रास्ता खुलेगा और एनडीए के जितने एलाइज हैं वो अभी कंसोलिडेट नहीं हो पाए हैं और तो पहले से वो उम्मीदवार की घोषणा करके उन उम्मीदवारों में ये एक तरह से वो मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपनी तैयारी में लग जाओ। पहले भी उन्होंने अपने पार्टी की मीटिंग में कहा था कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाइए, तो उसी कड़ी में उन्होंने अपना जो है उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। और अली अनवर की भी बातों में ये दम लगता है कि हो सकता है कि वो चुनाव के कुछ दिन पहले ही कांग्रेस को समर्थन देने से वो पीछे हट जाएं, जिससे कि बाकी समय में उन पर यह तोहमत न लगे कि वो कांग्रेस के जो है वो एक तरह से तारनहार रहे, बल्कि वो कांग्रेस से एक दूरी भी उनकी जो है दिखाई देगी। जी 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 बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कुछ भी हो सकता है। और लेकिन कुल मिला के जो बात है, बात यही है कि अगर पहले लोगों की घोषणा हो गई तो ये इसे सकारात्मक तरीके से भी देखा जा सकता है, नकारात्मक तरीके से भी देखा जा सकता है। नकारात्मक ये है कि संभव है कि यूपीए के डूबते हुए जहाज से मुलायम सिंह जी कहीं किनारा कशी करने की कोशिश कर रहे हों, कहीं उतरने की कवायद में हैं और उस उतरने के बाद निश्चित तौर से ये सरकार जो है डगमगाएगी। उस सरकार के डगमगाने के बाद इसे थामने के लिए सिवाय नए चुनाव के और कोई विकल्प नहीं बचेगा। या हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से जल्द वापस लौटते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे सारे अतिथि हमारे साथ जुड़े रहेंगे। रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा, रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरें चाहे देश की या फिर विदेश की, खबरें चाहे खेल की हो या फिर अर्थ, हम बताते हैं खबरों की हकीकत परत दर परत। देखिए न्यूज लाइन उदय सिन्हा के साथ। चोरी हो या डकैती, लूट हो या फिरौती, बलात्कार हो या हत्या या फिर हो आत्महत्या, पुलिसिया फाइलों में दबी हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। देखिए जुर्म की दास्तां रात 11 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। संसद का शीतकालीन सत्र होने वाला है। लगभग 1 महीने तक चलने वाले इस सत्र में सरकार की अग्नि परीक्षा होनी तय है। खासकर रिटेल एफडीआई में 51% विदेशी निवेश को मंजूरी देने के फैसले पर विपक्ष के साथ साथ उसके सहयोगियों ने भी उस पर अपनी आंखें तरेरी हुई हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यूपीए के लिए एक डिनर पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वो इस डिप्लोमेसी से अपने नाराज सहयोगियों को मनाने में कामयाब हो पाएंगे। ब्रेक के बाद हम इस पर चर्चा करने वाले थे, इसी पर चर्चा करेंगे।
22 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र को शुरू होने में अब गिने चुने दिन ही बाकी बचे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में आकंठ तक डूबी सरकार को बखूबी अंदाजा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष सरकार को पसीने छुड़ाने में कोई कोताही नहीं बरतेगा। इसके अलावा एफडीआई जैसे मुद्दों पर उसे अपने सहयोगियों के भी तल्ख तेवरों का सामना करना होगा। शायद यही वजह रही कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सत्र शुरू होने से ठीक पहले सरकार के सहयोगी दलों को डिनर पार्टी के लिए बुलाया है, ताकि सारे गिले शिकवों को वक्त से पहले दूर कर लिया जाए। संसद के शीतकालीन सत्र में एफडीआई के मुद्दे पर सरकार की अग्नि परीक्षा होनी है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने इस पर सरकार को घेरने का पहले ही ऐलान कर दिया है, जबकि इसी मुद्दे पर वाम दलों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। नवीन पटनायक की बीजेडी ने संसद में सरकार का विरोध करने का फैसला किया। ऐसे में कांग्रेस के सामने लामबंद होते विपक्ष के खिलाफ यूपीए कुनबे को एकजुट रखने की चुनौती है, लेकिन यूपीए के लिए शीतकालीन सत्र की ये राहें आसान नजर नहीं आ रही। दीदी ममता बनर्जी पहले ही सरकार का साथ छोड़ चुकी है। समाजवादी पार्टी भी गाहे बगाहे अपने रुख को बदलती रही है, जबकि डीएमके ने सत्र शुरू होने तक इस पर सस्पेंस बरकरार रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह डिनर पार्टी के जरिए सहयोगियों के गिले शिकवे दूर करके यूपीए सरकार की मारक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, ताकि संसद में सरकार के सामने किसी की शर्मिंदगी के हालात न पैदा हों। हालांकि वो अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब हो पाते हैं, इसका फैसला 22 नवंबर को शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो कैसा रहता है 22 नवंबर से शुरू होने वाला संसद का सत्र, और इसके पहले होने वाली जो बैठकें हैं उनका सिलसिला क्या रहेगा? अभी इसी वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 7 रेस कोर्स रोड में एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें उन यूपीए कुनबे के तमाम लोग शामिल होंगे और उसमें एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि किस तरीके से फ्लोर का मैनेजमेंट हो। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ डिनर डिप्लोमेसी का राउंड खत्म हो गया है। आज के इस राउंड को की ताजा जानकारी लेने के लिए हम चलते हैं 7 RCR और वहां हमारे संवाददाता कौशलेंद्र हैं। कौशलेंद्र से जानते हैं कि क्या हुआ, कौन कौन लोग आ रहे हैं और कैसा है। कौशलेंद्र, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। कौशलेंद्र, वहां आप काफी देर से खड़े हैं 7 RCR के बाहर। ये बताइए कि कौन कौन से लोग अंदर चले गए और कौन कौन सी पार्टी की आज सहभागिता हो रही है इस डिनर डिप्लोमेसी में? जी देखिए, पहले ही मुलायम सिंह और मायावती को प्राइम मिनिस्टर ने जो डिनर या लंच के लिए जो बुलाया था वो बुला चुके थे, और चूंकि उन दोनों को साथ नहीं बुला सकते थे इसलिए एक एक करके बुलाया, ऑल्टरनेटिवली बुलाया। आज जितने भी इनके अलायंस पार्टनर हैं सभी के सभी यहाँ पे आ रहे हैं। डीएमके भी यहाँ पे आ रही है और सबों का पहुँचना जारी है, वो 7 RCR पे पहुँच रहे हैं। तो इसके पीछे एकमात्र कवायद यही है कि जो विंटर सेशन शुरू हो रहा है उसमें जो गवर्नमेंट को जो स्थिति का सामना करना पड़ सकता है अपोजिशन की तरफ से, साथ उनके अलायंस पार्टनर की तरफ से भी, उसी के लिए एक फायर फाइटिंग की जा रही है, उसी के लिए गवर्नमेंट स्ट्रेटजाइज कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ने इसीलिए डिनर दिया है, क्योंकि डीएमके का देखें हालात, तो डीएमके ने भी ये कहा है कि जो एफडीआई रिटेल में का जो मैटर है उसमें अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ये अलग बात है कि उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है और अंतिम समय में वो सरकार के साथ ही खड़े दिखेंगे। और जहाँ तक मायावती मुलायम सिंह की बात है, इन्होंने भी, इनका जो एक ऑफिशियल स्टैंड है तो ऑब्वियसली रिटेल में जो एफडीआई है उसको वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन मामला ये है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने उनको सीबीआई का वो आप कह सकते हैं कि जो डीए मामले में उन दोनों के ऊपर केस है, तो ये कहा जा रहा है कि जो बार्गेनिंग गवर्नमेंट कर रही है और उनके पास भी रास्ता नहीं है, वो सपोर्ट करेंगे ही। तो ये बात है कि गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो आज डिनर आयोजित किया है उसका एकमात्र पर्पस है कि जो पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन शुरू हो रहा है उसके लिए वो स्ट्रेटजाइज करें, रणनीति बनाए और किस तरह से ओपोजिशन के ऑनस्लॉट के और जो भी अलायंस पार्टनर में जो एम्बिवैलेंस है उसको कैसे सामना करना है, इसके स्ट्रैटेजी के तहत ही ये डिनर डिप्लोमेसी हो रही है। लेकिन ये है कि डीएमके, आपने बताया कि डीएमके के लोग आने वाले हैं, लेकिन डीएमके के कौन लोग आने वाले हैं? डीएमके के कौन से मेंबरान इस पार्टी में शरीक हो रहे हैं? कुछ जानकारी है क्या? ये मैं यहीं पे खड़ा हूं, मैंने देखा कि टीआर बालू अंदर गए
और बाकी लोग जिनको भी अलायंस पार्टनर है वो